Hello everyone. In compiler design, question is, in a compiler, the module that checks every character of the source text is called. ये क्वेश्चन है फेसेस ऑफ कंपाइलर से। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि फेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया सोर्स कोड। अब स्टार्ट होगा कंपाइलर। तो कंपाइलर में जो फर्स्ट फेस होता है वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस। सेकेंड फेस होता है सिंटेक्स एनालिसिस। थर्ड फेस इज सेमेंटिक एनालिसिस। फोर्थ फेस इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। Then fifth one is code optimization and sixth one is code generator. कोड जनरेटर के बाद हमको यहाँ पर मिल जाता है टारगेट कोड यानी फाइनल आउटपुट। अब क्वेश्चन में क्या था, चेक्स एवरी कैरेक्टर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। तो जो सोर्स कोड हमारे पास में, जो सोर्स टेक्स्ट हमारे पास में है, ओके, यहाँ से हम कंपाइलर को देते हैं प्रोग्राम। इतना पूरा हमारे सामने क्या है, इतना पूरा हमारे सामने कंपाइलर है। अगर मैं इसके अंदर इन फोर फेसेस को देखूँ, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, सो इसे कहा जाता है एनालिसिस पार्ट ऑफ कंपाइलेशन। और जो लास्ट के टू फेसेस है इन्हें कहा जाता है सिंथेसिस पार्ट ऑफ कंपाइलेशन। या फिर हम लोग एनालिसिस पार्ट को फ्रंट एंड भी बोल सकते हैं, फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर, और सिंथेसिस पार्ट को हम बोल सकते हैं एंड बैक एंड। अब सोर्स कोड को टेक्स्ट बाय टेक्स्ट रीड करने का काम कर रहा है लेक्सिकल एनालिसिस यानी लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ पे आउटपुट के अंदर देगा टोकन्स, और ये टोकन्स एज ए इनपुट जाते हैं सिंटेक्स के अंदर। ओके, यदि हम इन फोर फेजेस के अंदर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे फेसेस ऑफ कंपाइलर के बारे में मैंने इसी चैनल पे एक लेक्चर वीडियो बना के पुट किया है, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है फेसेस ऑफ कंपाइलर के बारे में। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहे तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, एंड वहाँ से फ्रंट एंड के बारे में, बैक एंड के बारे में, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, सो एक वर्ड है DAG, या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है DAG। फर्स्ट हम DAG को समझ लेते हैं कि DAG यहाँ पर क्या है। DAG इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, एंड दिस इज अ टूल, एक ऐसा टूल विच हेल्प्स इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, लेक्सिकल एनालिसिस हमारे सामने है, ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट फेज है कंपाइलर का। कोड ऑप्टिमाइजेशन ये फिफ्थ फेज है कंपाइलर का। कोड जनरेशन सिक्स्थ फेज है कंपाइलर का। और जो सिंटेक्स ट्री है ये कंपाइलर के सेकेंड फेज के अंदर आता है। सो लेक्सिकल एनालिसिस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा मैच हो रहा है, बिकॉज लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स यहाँ पर यूज़ होता है DFA का। कोड ऑप्टिमाइजेशन जैसा भी हमने देखा DAG, सो कोड ऑप्टिमाइजेशन DAG से मैच हो गया। कोड जनरेशन ये होता है पुश डाउन ऑटोमेटा से, एंड सिंटेक्स ट्री के लिए है अबेलियन ग्रुप। यदि हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैच हो रहा है, ए के साथ में एस,
बी के साथ पी, सी के साथ हम मैच कर रहे हैं आर को, एंड डी के साथ मैच हो रहा है क्यू। तो ये हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स कैन बी डेफिनेटली बी सेड टू बी टोकन। Now the next question is which of the following strings can definitely be said to be token without looking at the next input character while compiling a Pascal program। So सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर टोकन क्या होता है। टोकन जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ सी प्रोग्रामिंग का, हमें यहाँ पर दिया है प्रिंट एफ और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है easy exam notes .com। यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस बंद कर दिया। ओके, एक स्टेटमेंट हमारे सामने है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक टोकन हमारे पास प्रिंट एफ है, दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट, थर्ड वन इज जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो एक टोकन है, क्लोजिंग पेरेंथेसिस एक टोकन है और सेमी कॉलन एक टोकन है। सो यदि हम इस प्रोग्राम के अंदर देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है विथआउट लुकिंग एट द नेक्स्ट इनपुट। सो जो थर्ड ऑप्शन है, ओके, मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लूँगा सी प्रोग्राम का ही। जैसे हमारे सामने एक प्रोग्राम है डेट इज इंटीजर मेन। ओके, यहाँ पर है इंटीजर a इक्वल टू 10, देन यहाँ पर है रिटर्न 0। अब यदि हम इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो टोकन्स कौन कौन से हैं जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, वो सारे क्या है टोकन्स। यानी हमने यहाँ पर व्हाइट स्पेस को इंक्लूड नहीं किया टोकन के अंदर और कमेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे टोकन के अंदर। अभी हमने सी प्रोग्राम का एग्जांपल देखा बिकॉज जनरली हम सभी सी प्रोग्राम हमारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आते हैं, इवन स्कूल्स में भी हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है। अब एक एग्जांपल में पास्कल का लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, राइट एलएन। ओके, देन यहाँ पर है इजी एग्जाम नोट्स .com। अब यदि हम इस स्टेटमेंट के अंदर देखें टोकन्स क्या है हमारे सामने, दिस वन एक टोकन है, लेफ्ट पेरेंथेसिस एक टोकन है, क्लोजिंग पेरेंथेसिस एक टोकन है, सेमीकोलन एक टोकन है, एंड जो स्ट्रिंग लिखी इजी एग्जाम नोट्स .com ये भी एक टोकन है। यानी टोटल 5 टोकन्स हमको पास्कल के अंदर मिल रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस an identifier is permitted to be a letter followed by any number of letters or digit if L and D denote the set of letters and digits respectively, which of the following expression defines an identifier। मीन्स हमको यहाँ पर बताना है रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि आइडेंटिफायर को डिनोट करे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि एल यहाँ पर क्या है, एल लेटर को डिनोट करता है और जो डी है वो डिजिट को डिनोट करता है। परमिटेड टू बी अ लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट, यानी लेटर तो कंफर्म है। अब हो सकता है कि लेटर के बाद में फिर से लेटर आ जाए, या फिर हो सकता है कि लेटर के बाद में डिजिट आ जाए, या फिर हो सकता है कि लेटर के बाद में लेटर और डिजिट दोनों आ जाए, या फिर लेटर के बाद में लेटर ही आए और फिर डिजिट आए। क्योंकि एनी नंबर ऑफ लेटर और डिजिट कहा गया है फॉलोड बाय लेटर, यानी एल की पोजीशन तो यहाँ पर फिक्स है, बट एल और डी का क्या हो सकता है कि एल आ जाए या फिर हो सकता है कि डी आ जाए। एनी नंबर बोला है यानी अगर नहीं आया तब भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे स्टार। स्टार क्या बताता है, एनी नंबर
हो सकता है कि वो 0 टाइम हो सकता है कि 1 टाइम हो सकता है कि 2 टाइम्स। और प्लस यहाँ पर किसको बताता है, और को, या तो एल या फिर डी। बट जो स्टार्टिंग का एल है वो तो फिक्स है, यानी एल तो आना ही है। अब अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता कि एटलीस्ट 1 टाइम तो फिक्स है, देन यहाँ पर स्टार की जगह पे प्लस आता। बट अभी तो क्या बोला, एनी नंबर। प्लस क्या बोलता है कि 0 नहीं आएगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो आएगा ही, या फिर 2 टाइम्स आएगा, या फिर 3 टाइम्स आएगा, एंड सो ऑन। बट एनी नंबर बोला, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, स्टार। ये क्या बोलता है कि 0 टाइम्स भी आ सकता है। सो हमारे एक्सप्रेशन से यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, दैट मीन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है रेगुलर एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, और कुछ एग्जांपल्स भी पुट किए हैं। उन्हें देख के आप इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि आखिर रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग। अब यदि हम लोग ऑप्शंस के अंदर देखें तो हमको फेसेस ऑफ कंपाइलर्स दिए गए हैं, जो जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखे थे। मीन्स कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास में सोर्स कोड है, सबसे पहले सोर्स कोड कहाँ पे जाएगा, लेक्सिकल एनालिसिस के पास। ओके, मीन्स हमने यहाँ पे सोर्स कोड को भेज दिया लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। लेकिन अब हमको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, यहाँ पे टोकन्स। टोकन्स मीन्स क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट ली थी प्रिंट एफ वाली। ओके, प्रिंट एफ के अंदर हमने कोई स्ट्रिंग पुट करके रखी हुई है और हमको टोकन्स बताना है। तो प्रिंट एफ एक टोकन है, ओपनिंग पेरेंथेसिस टोकन है, EEN पूरी स्ट्रिंग टोकन है, क्लोजिंग पेरेंथेसिस टोकन है और सेमीकोलन टोकन है। सो लेक्सिकल एनालिसिस ने क्या किया, टोकन्स को आइडेंटिफाई किया। अब जो टोकन्स लेक्सिकल ने दिए हैं वो टोकन्स जाएंगे सिंटेक्स एनालिसिस के पास। फॉर एग्जाम्पल टोकन्स में हमें मिला है C = A + B। अब ये टोकन्स एज ए इनपुट जाएंगे सिंटेक्स एनालिसिस के पास। अब सिंटेक्स एनालिसिस क्या करेगा, इन टोकन्स के लिए एक ट्री बनाएगा कुछ इस तरीके से, C = A + B। इसे हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स ट्री। अभी तक उसने टाइप नहीं बताया है, सिर्फ एक ट्री मीन्स टोकन्स वैलिड है कि नहीं ये आइडेंटिफाई किया है। अब ये वाले सिंटेक्स ट्री ये जाएगा सेमेंटिक एनालिसिस के पास। ओके, तो ये जो पास्ट ट्री हमको मिला है, जो सिंटेक्स ट्री हमको मिला है, ये गया सेमेंटिक एनालिसिस के पास। अब सेमेंटिक के पास जाने के बाद हमको एक नया ट्री यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे C रियल लिखा हुआ है C के बाजू में, देन A के पास में रियल लिखा हुआ है, देन B और B के पास में रियल लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग, तो वो क्या है, सेमेंटिक एनालिसिस। मीन्स लेक्सिकल तो नहीं है, सिंटेक्स भी नहीं है। अब यदि मैं कोड ऑप्टिमाइजेशन को देखो तो बहुत लास्ट में फेस आता है, सेकेंड लास्ट में, यानी बच्चा एक ओनली सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन विच इज सेमेंटिक एनालिसिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टोकन्स इन फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। हमको यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दी हुई है। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो printf एक टोकन है। ओके, देन जो ओपनिंग पेरेंथेसिस यहाँ पे दिया है, ओके, वो भी एक टोकन है, टोकन नंबर 2।
अब जो पूरी स्ट्रिंग हमारे सामने है डबल कोर के अंदर, ये भी एक टोकन है, टोकन नंबर 3। देन जो कॉमा है वो एक टोकन है, आई एक टोकन है, कॉमा एक और वो भी टोकन है, जो एंड ऑपरेटर है वो भी एक टोकन है, आई टोकन है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी एक टोकन है, और जो सेमी कॉलन बना हुआ है वो भी एक टोकन है। अब हम काउंट करते हैं कितने टोकन है। सो प्रिंटफ टोकन नंबर 1, ओपनिंग पैरेंथेसिस टोकन नंबर 2, डबल कोर में स्ट्रिंग टोकन नंबर 3, कॉमा टोकन नंबर 4, आई टोकन नंबर 5, अगेन कॉमा टोकन नंबर 6, एंड ऑपरेटर टोकन नंबर 7, आई टोकन नंबर 8, क्लोजिंग पैरेंथेसिस टोकन नंबर 9, and semicolon is token number 10. That means option C is the correct answer. Now the next question, the number of tokens in the Fortran statement. स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है। अगर हम स्टेटमेंट के अंदर देखें तो एक्चुअली हम काफ़ी कुछ टोकन्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग के काफ़ी टोकन्स को डिस्कस किया है। सो इस स्टेटमेंट को इजीली देख के हम बता सकते हैं कौन कौन से टोकन्स हैं। डू एक टोकन है, 10 अनदर टोकन है, आई भी एक टोकन है, इक्वल भी एक टोकन है, 1.25 भी एक टोकन है। अब नंबर ऑफ टोकन्स हमसे पूछे गए, सो डू नंबर 1, 10 नंबर 2, देन नंबर 3, इक्वल नंबर 4, 1.25 नंबर 5। तो टोटल यहाँ पे 5 टोकन्स है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5। Now the next question, consider a program P that consists of 2 source modules M1 and M2 contained in 2 different files. If M1 contains a reference to a function defined in M2, the reference will be resolved. मीन्स यहाँ पर बात हो रही है लिंकिंग की। ओके, मीन्स 2 अलग फाइल हमको दी गई है, दिस इज फाइल 1 और यहाँ पर है फाइल 2। ओके, यहाँ पर एक मॉड्यूल है M1 और M1 किसको रेफरेंस कर रहा है, मॉड्यूल M2 को। मीन्स इनके बीच में लिंकिंग हो रही है, दोनों मॉड्यूल के बीच में। और जो लिंकिंग होती है वो होती है लिंक टाइम पे, जो कि हमको नेम से क्लियर हो रहा है। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the line number 3 of the following C program. Now the next question is, consider line number 3 of the following C program. Line number 3 हमें यहाँ पर दी गई है। Identify the compiler's response about this line while creating the object module. अब यदि हम यहाँ पर देखें, सो नो कंपाइलेशन एरर, लेक्सिकल एरर, सिंटैक्टिक एरर, लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक बोथ एरर। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल एरर की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल एनालिसिस, फ्रो इज वैलिड आइडेंटिफायर, मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेक्सिकल एरर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लेकिन अगर हम इसी फ्रो को अगर सिंटैक्स के केस में देखें, सिंटैक्स एरर के केस में, तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज सिंटैक्स में क्या होता है, 4 आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सो लाइन नंबर 3 में हमको सिंटैक्स एरर क्लियरली दिख रहा है। That means जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और रही बात कंपाइलेशन एरर की, तो उसके पहले हमको एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस सिंटैक्स एरर पहले चेक होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंटैक्स एरर, मीन्स ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमारे पास में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। अब यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम जस्ट कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस, दिस इज फेज 1,
देन सेमेंटिक एनालिसिस, दिस इज फेज 3 ऑफ कंपाइलर। अब लेक्सिकल एनालिसिस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा यानी डीएफ, ठीक है। देन अगर सेमेंटिक एनालिसिस को देखें तो यहाँ पर आता है टाइप चेकिंग। जस्ट अभी हमने देखा था कि सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर एक सिंटेक्स ट्री हमारे सामने बन के आया था कुछ इस तरीके से। अब सेमेंटिक एनालिसिस ने क्या किया था कि सिंटेक्स ट्री के अंदर हमको टाइप इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सी का टाइप क्या है, देन ए का टाइप क्या है और बी का टाइप क्या है, यानी सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर टाइप चेकिंग हो रही है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें टॉप डाउन पार्सिंग, तो ये जुड़ा हुआ है सिंटेक्स एनालिसिस से। सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है, एक सिंटेक्स ट्री बनता है और सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्स ट्री वाली मेथड का, और यहाँ पर यूज़ किया जाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन पार्स ट्री। तो क्यू से हमारा आ गया कनेक्शन फर्स्ट ऑप्शन। रन टाइम इन्वायरमेंट, यहाँ पर आ जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब हम मैच करके देखते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस हमने मैच किया था रेगुलर एक्सप्रेशन यानी ऑप्शन 3, ओके, पी से 3, ओके, ऑप्शन बी के अंदर पी से 3 को हमने मैच किया है। देन क्यू को हमने मैच किया था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, क्यू विथ 1 ऑप्शन बी में है। देन सेमेंटिक एनालिसिस को हमने मैच किया था टाइप चेकिंग से, यानी आर विथ 2, ये भी ऑप्शन बी में है। एंड नेक्स्ट वन यदि हम देखें तो वो हमको मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So this was the first set in MCQ of compiler design, but this is not the ending. नेक्स्ट एपिसोड में हम सेकेंड सेट लाने वाले हैं। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।